जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा और क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा, और दोनों का हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा और दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस भी पढ़ा, एग्जाम्पल भी पढ़ा। और जो ठोस अवस्था है इसको मैंने आपको बता दिया कि ये दो वर्गों में विभाजित हुआ है। इसको दो वर्गों में बांटा जाए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय को बोलते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड। इतना हमने आपको बता दिया था। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पिछली बातों को कुछ बता दूं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है। तो देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था ठोस अवस्था, चैप्टर का नाम था ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसको हम दो प्रकार से वर्गीकृत किए, क्योंकि ठोस अवस्था है वो पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं मेटल, वो इनको विभाजित किया गया था 3 या 4 में। हम लोगों को क्लास 11th में 3 ही पढ़ना था। क्या? ठोस, द्रव, गैस। एक होता है प्लाज्मा, जिसको मैं कभी शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, तो उसको आप इसका टेंशन मत लीजिए। प्लाज्मा क्या होता है मैं उसको बताऊंगा। तो देखिए, जो ठोस होता है तो उसका हम लोग जो क्लास 12 है, क्लास 12, इसमें हमको पढ़ना है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था का जो वर्गीकरण हुआ वो 2 प्रकार से हुआ। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिसके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जिसके कण क्या थे? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, उनको कहते थे क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या थे? जिनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं थे, उनको कहते थे अक्रिस्टलीय ठोस। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देखे रहेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, नहीं देखे रहेंगे तो फिर भी टेंशन मत लीजिए, मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही कवर है। समझ में आया? तो आगे देखिए, चलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। घबराइएगा मत, मैं जितना तो जानता हूँ ना कि आपको पढ़ाऊंगा, और मेरी एक बात आपको नहीं समझ में आएगी ना तो कहिएगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिस्टलीय ठोस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इतनी बात अंग्रेजी में पढ़ते चलिए, क्योंकि जब आप एमएससी करेंगे या नीट का या पॉलिटेक्निक, सब उधर इंग्लिश का दिया रहता है। मुझको भी पूरा मालूम नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पर क्लास अभी नहीं किया हुआ है, तो मैं सुना हूँ। और देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसा होता है ना कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस में कण क्या थे? निश्चित क्रम में नहीं थे। अब इसका हम लोग पहला देखेंगे आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर दोनों में अंतर क्या है, मैं एक का बताऊंगा, आप दूसरा अपने आप बताएंगे, मैं आपसे कन्फर्मिंग बता दूंगा। देखिए, इन ठोसों की आकृति निश्चित नहीं होती है। जो आकृति के आधार पर हम लोग इनको क्या किए हैं? वर्गीकृत किए, अर्थात आकृति में दोनों में तुलना कर रहे हैं कि हाथ में कितनी उंगलियां आएगी, इस हाथ में कितनी उंगलियां, तो दोनों का हम तुलना करेंगे। ठोस की आकृति निश्चित नहीं हो, सॉरी, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं कि आकृति क्या होती है? निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित नहीं होती है। इतनी बात आप समझ गए। इसको ज्यामिति के आधार पर मैं बताऊंगा अभी थोड़ा आगे, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इसी में इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ठोसों की आकृति निश्चित नहीं होती, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आकृति निश्चित होती है। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल में दे देता हूँ। पिछले वीडियो में बताया कि शीशा होता है, तो ऊपर से बहुत पुरानी आप देखेंगे तो उसमें वो चित्रित होता था, धीरे धीरे पिघलता था, तो उनका आकृति निश्चित नहीं होती है। होती है लेकिन एकदम पूरा कन्फर्मिंग निश्चित नहीं होती है। आगे देखते हैं। देखिए, गलनांक निश्चित होता है। तो गलनांक को थोड़ा हम लोग डिस्कस करें, अच्छे से इसको जाने। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा कि गलनांक अर्थात जब हम लोग जल को अगर ठंडा करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक। जब द्रव को हम बर्फ में परिवर्तन करते हैं तो इसको, या ठंडा करेंगे तो इसको कहते हैं गलनांक, या बर्फ जब गलता है तो इसको कहते हैं गलनांक। और कथनांक, जब हम जल को वाष्प में परिवर्तित करते हैं तो उसको कहते हैं कथनांक। तो देखिए, इनका गलनांक निश्चित होता है। अर्थात मैं एग्जाम्पल में दूं तो देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका गलनांक निश्चित होता है। मान लीजिए कि एक ले लेते हैं एग्जाम्पल में, आयरन ही ले लेते हैं। आयरन ले लिए, मान लीजिए आयरन का गोला है, इसका गलनांक है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यह एक निश्चित है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह तीक्ष्ण होता है। गलनांक तीक्ष्ण अर्थात निश्चित होता है। तो देखिए, जो अर्थात अगर मैं इसको गर्म करूं, जब इसको मैं जलाऊं, जो उष्मा दूं, यहाँ से मान लीजिए उस प्लेट में रख दिएगा, इसको अगर उष्मा दूं तो
यह जब एक ऐसा स्थिति आएगा कि यह 50 डिग्री सेल्सियस होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया 50 डिग्री, तो यह थोड़ा क्या होगा ना कि यह लाल हो जाएगा, एक तरफ से लाल हो जाएगा। उसके बाद और जब हम 60 पे जाएंगे तो और थोड़ा लाल होगा, और लेकिन यह ठोसी अवस्था में रहेगा। इतनी बातों को आप समझिएगा। अब यह निश्चित हो, तीक्ष्ण मतलब एकदम निश्चित होता है, और 60-70 पर जाएगा तो भी फिर निश्चित है, डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। तो फिर 80 पर जाएगा तो भी यह ठोस है, लेकिन लाल लाल अधिक अधिक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा जब मान लीजिए 90 है, 90 पर जब जाएगा ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, तो देखिए 90 पर जाएगा ना तो ये क्या होगा कि फिर भी यह ठोस रहेगा। और जब यह 99.9 जाएगा तो भी यह धीरे धीरे द्रव में बदलना, या मान लीजिए कि पूरा 100 जब 100 पर जाएगा तब यह क्या बनेगा, द्रव बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और क्रिस्टलीय में क्या होगा कि इसका गलनांक निश्चित नहीं रहेगा। जैसे मान लिए प्लास्टिक ले लीजिए, या एक कोई भी ऑक्सीजन ठोस का एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे टायर को ले लीजिए। तो जैसे आप ऊख जब पेराता है तो जब पत्ती समाप्त हो जाती है तो हम लोग टायर उसमें जला के उसको वो भेली को बनाते हैं या गुड़ को बनाते हैं, तो उसको आप देखेंगे ना तो इसका रबड़ का इसका गलनांक मान लीजिए कि निश्चित नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित रहता है। देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यह टायर है, ये गोला सा टायर है, अगर आप इसको जलाएंगे ना तो मान लीजिए यहाँ से उष्मा आप देना स्टार्ट कर दिए, आप इस पर आगे से बारने लगे, इसमें किरोसिन का तेल है, इसमें भी किरोसिन का तेल है, तो आप इसको जलाएं। हाँ तो देखिए हम लोग अक्रिस्टलीय को थोड़ा एग्जाम्पल में देखते हैं। अक्रिस्टलीय में क्या था कि जैसे मान लीजिए टायर को ले लेते हैं, तो टायर क्या होगा ना कि अगर हम टायर को लेते हैं तो इसको अगर हम जलाते हैं तो जलाएंगे ना, तो अगर इसमें उष्मा देंगे या आग लगाएंगे भोजपुरी भाषा में, तो अगर आग लगाएंगे तो क्या होगा कि वो अब थोड़ा नरम होने लगेगा। तो आप अगर उसको छुएंगे ना तो हाथ जल जाएगा, छुइएगा मत, फोका उका देगा, पानी भर जाएगा हाथ में। तो उसमें क्या होगा कि अब नरम होगा, उसके बाद जब वहां से बढ़ना स्टार्ट होगा तो अब चूने लगेगा, गल गल के द्रव बन के चूने लगेगा। क्या होगा, द्रव बनना स्टार्ट होगा और जलेगा भी। यह एक निश्चित डिग्री सेल्सियस क्वथनांक पर यही एक द्रव बनेगा, या इसका निश्चित रहेगा। अगर मान लीजिए इसका 100 डिग्री सेल्सियस था, मान लीजिए, क्योंकि 100 डिग्री नहीं रहेगा, इसमें दिया जाएगा ना कि मान लीजिए 50 से ऐसे दिया जाएगा इसका गलनांक, इसमें क्या होगा, निश्चित रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं बता दूं, मैं पूछूं कि आप 10 में कितना नंबर पाए, तो आप बताएंगे कि 480। तो 480 क्या है, ये अक्रिस्टलीय, अरे सॉरी क्रिस्टलीय, क्योंकि एक निश्चित है। मैं कहूँ कि आप 12th में कितना नंबर पाएंगे, तो आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से बताएंगे कि हो सके तो 70 से 80% पाऊं। तो इसमें क्या है कि आप इसमें निश्चित नहीं बता सकते कि मैं कितना पाऊंगा, तो इसमें निश्चित नहीं रहेगा। अगर मैं इसको जलाऊं, मैं उष्मा दूं, तो यह 50 पर जब जाएगा तो यह थोड़ा नरम हो जाएगा, ठोस था तो नरम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अब 60 पर जाएगा तो और हो जाएगा, उसके बाद 70 पर जाएगा तो द्रव बन के चूने लगेगा। जिससे मोम होता है उसका ठोस रहता है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप उसमें उष्मा देंगे तो द्रव बन के चूने लगेगा। ये बात आप समझ गए, उसका निश्चित नहीं होता है। तो आगे देखिए चलते हैं, अब चलते हैं विदलन। देखिए विदलन क्या होता है, तो विदलन एक और थोड़ा पीछे चलते एक बात आपको बता दूं। देखिए अगर मैं गलनांक इसमें बताया कि निश्चित होता है, तो आप इसको बता देंगे कि इसमें अनिश्चित होता है। मैं इसमें छोटा छोटा लिखा हूं, अगर आपके 12th में पूछे तो आप इसको थोड़ा बढ़ा कर लिखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, अर्थात तीक्ष्ण होता है। और इसमें आप बस थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो बड़ा लगने लगेगा, उससे भी जो एग्जामिनर होता है वो आप पर खुश होकर नंबर दे देगा। तो ये आवश्यकता नहीं कि यही आए, क्योंकि मैं अधिकतर देखता हूँ कि अंतर नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, 12th में पूछा था, 11th में पूछ देता है, 10th में पूछता है, लेकिन 12th में बहुत कम ही पूछता है। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे विदलन। देखिए विदलन का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट विदलन, अस्पष्ट विदलन। विदलन का मतलब होता है काटना। अगर आप क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो क्या होगा कि जब अगर आप क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो एक सीधा कट जाएगा, किसी चाकू से काटेंगे तो सीधा क्या होगा, कटेगा।
और मुलायम कटेगा। और अगर आप अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो ऐसी मुलायम नहीं कटेगा। इसको कहते हैं विदलन। विदलन का मतलब ये होता है काटना। मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया। देखिए विदलन में एग्जाम्पल में दूं, अगर आप प्लास्टिक को ले लें, पहले क्रिस्टलीय को लेते हैं। अगर आप मान लीजिए नमक को लेते हैं, ये नमक का एक गोला है या कोई भी क्रिस्टलीय ठोस लीजिए, अगर आप इसको काटेंगे तो एकदम सीधा कटेगा। अगर आप एक इसमें ले लीजिए, मान लीजिए अगर बाल को ही ले लीजिए, अगर बाल को काटेंगे ना, चाहे हम बैट बॉल खेलते हैं और कभी बाल फटता है बीच में से, तो देखेंगे तो बराबर नहीं कटता है, उसमें थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है। तो इसमें जो, और या एक बोतल ले लीजिएगा, उसको काटिएगा प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक को अगर आप काटेंगे तो क्या होगा कि प्लास्टिक को जब अगर आप काटेंगे तो सीधा कटेगा, ना ही वो टेढ़ा ऐसे कुछ कटेगा। यहाँ पर सीधा कभी कटेगा नहीं। उस पर आप ऐसे करेंगे ना हाथ से तो मुलायम नहीं लगेगा। इतने बात समझ में आगे। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए दैशिकता क्या होता है। देखिए दैशिकता को आप अच्छे से समझिए। दैशिकता में इसमें विषम दैशिकता, इसमें है समदैशिकता। तो पहले तो मैं इसको मिटा दूं, तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग दैशिकता। दैशिकता किसे कहते हैं? देखिए इसमें क्या होता है दैशिकता। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, विषम दैशिकता होता है, इसमें क्या होता है, समदैशिकता होता है। तो देखिए विषम दैशिकता और समदैशिकता में आपको अंतर समझा रहा हूं। देखिए समदैशिकता किसे कहते हैं? मान लीजिए यह सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, सोडियम पर प्लस आयन, और यहाँ पर भी सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है। फिर यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम है। ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ। सोडियम, एकदम आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। आप सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत कर दी मैंने। देखिए फिर यहाँ पर आप ले लीजिए, देखिए सॉरी, यहाँ पर दैशिकता का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। विषम दैशिक मतलब कि समदैशिक का मतलब आप समझे। देखिए समदैशिक और विषम दैशिक, सम मतलब कि समान, और विषम मतलब असमान। तो देखिए अगर आप इसमें देखेंगे कि जो सोडियम है, चाहे यहां से देखिए समदैशिकता, यहां से अगर ऐसे एक मैं रेखा खींचूं, समदैशिक का मतलब कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा अपर्तनांक। अपर्तनांक पढ़े होंगे। क्या मैं बात कर रहा हूँ अपर्तनांक का? आपको अगर क्लास 11 का पहला चैप्टर नहीं मालूम है कि पहला चैप्टर का नाम है, तो मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ अपर्तनांक, उसको आप कैसे समझ सकते हैं? मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको या 12th का या आपको पहला चैप्टर नहीं मालूम होगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का मालूम रहेगा, फिजिक्स का नहीं मालूम रहेगा। अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का मालूम रहेगा, फिजिक्स का नहीं रहेगा। तो देखिए मैं उसको बातों को छोड़िए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक मैं अगर मैं अपर्तनांक के हिसाब से मैं उसमें आप देख लीजिए क्लास 12th में, या किसी क्लास 12th के बच्चे से पूछ लीजिए, आपको बता देगा। आप पूछने में शर्माइएगा मत, नहीं तो चूड़ी पहन कर बैठ जाइएगा। देखिए तो मैं आपको बता रहा हूँ अपर्तनांक। आप इसमें देखेंगे कि जो एक रेखा सीधी खींची गई है, इस क्लोरीन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम, इतनी बात को आप समझ रहे हैं। उसके बाद इधर भी देखिए सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद एक एक अंतर के बाद है। और मैं ऐसे एक रेखा खींचूं तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? आप खुद कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोककर आप बताइए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। आप देखेंगे ना कि इसमें सीधा क्लोरीन, क्लोरीन इधर सिर्फ क्लोरीन, इधर सिर्फ सोडियम, इतना आप बात समझ रहे हैं। अर्थात इसके भौतिक गुण ना विषम। आप अगर ऐसे एक रेखा खींचे तो इसमें अलग अलग आया, एक एक के अंतर में आया, और इधर आप खींचे तो इसमें अंतर आया, क्योंकि इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है। भोजपुरी भाषा में समझिए कि आप इधर देखें तो दूसरा भौतिक गुण है, इधर देखें तो दूसरा भौतिक गुण है। और देखिए तो इसको कहते हैं विषमदैशिकता। और आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं समदैशिकता किसे कहते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल में दूं,
अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैं समदर्शी का विषमदर्शी समझ में ही नहीं आता। टीचर मुझको बताते थे तो क्या अपने आप जब मैंने सेल्फ स्टडी किया तो मैं इसको जान पाया कि समदर्शी और विषमदर्शी क्या है। तो देखिए विषमदर्शी क्या है, तो विषमदर्शी मैंने बता दिया समदर्शी। अगर आप इधर से खींचेंगे तो क्या होगा, समान होगा। इधर से आप खींचेंगे तो समान होगा। देखिए आप इधर से इसमें खींचे हैं तो क्या समान आया है, इसमें देखिए अलग क्लोरीन आया, इधर सोडियम आया है। इसमें देखें तो एक एक का अंतर है। अगर फिर आप ऐसे खींचेंगे तो कुछ अलग ही अंदाज में आएगा। इसमें आता था क्लोरीन के बाद सोडियम, क्लोरीन के बाद सोडियम, एक एक के अंतर के बाद था। लेकिन इधर देखें तो सिर्फ क्लोरीन आएगा, और इसमें अलग खींचेंगे तो अलग आया। लेकिन आप इधर किधर से खींचेंगे तो क्या आएगा, समान आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में देता हूं, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सुबह में प्रेयर होता है, तो उसमें एक सीधी लाइन लगाई जाती है। बड़े बड़े स्कूलों में क्लास 9th की, क्लास 12th की, क्लास 11th की, क्लास 10 की, ऐसे लाइन लगाई जाती है। तो टीचर घूमेगा तो बता देगा कि ये क्या है, ये 10th की लाइन है, ये 11th की लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये 9th की लाइन। इसको बता देगा। तो ये क्या है, समदैशिक है। ये क्या है, समदैशिक है। सॉरी, ये क्या है, समदैशिक है। और देखिए विषमदैशिक, मान लीजिए कि सॉरी मैं आपको एक बात रिवीजन करने में गलत कर दिया। ये क्या है, समदैशिक है, सॉरी विषमदैशिक है, लेकिन ये क्या है, समदैशिक है। तो समदैशिक में क्या होगा, मान लीजिए कोई नेता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भाषण में आए हुए हैं, तो कोई भाषण में आए हुए हैं तो क्या होगा कि वहां पे भीड़ दिखेगी। क्या दिखेगी, बहुत सारी भीड़। तो यहाँ से मान लीजिए भीड़ है, क्या है, जनता की भीड़। यहाँ पे नरेंद्र मोदी बैठ के भाषण अपना दे रहे हैं, मोदी जी हैं, तो यहाँ पे मोदी जी बैठ के क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो भाषण दे रहे हैं, तो इधर से भी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगी, जनता दिखेगी। इधर से भी देखेंगे तो आप बहुत सारी भीड़ दिखेगा, इधर से भी आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ दिखेगी। लेकिन आप स्कूल में क्लास में देखेंगे तो क्या होगा, निश्चित क्रम में क्या होंगे, बच्चे लाइन में लगे रहेंगे। तो इसको कहते हैं विषमदैशिक, किसको कहते हैं, समदैशिक। किधर से भी आप देखेंगे ना तो उसमें जनता भीड़ ही दिखेगा, सिर्फ जनता दिखे। इसमें आप देखेंगे तो आपको लेग भाई लेग दिखेगा। इतनी बातों को आप समझ गए। देखिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस में असतत शीतलन होता है, और सॉरी क्रिस्टलीय ठोस में असतत शीतलन होता है और अक्रिस्टलीय में असतत शीतलन होता है। तो देखिए मैं आपको इसको बता रहा हूं शीतलन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आपको आगे बताता हूं। मैंने इसको नहीं मिटाया क्योंकि मैं इसको अगर मिटा देता तो फिर बनाना पड़ता और टाइम लगता। देखिए मैं आपको पहले इसको बता देता हूं। मैं यहाँ पर पहले इसको लिख दिया, जो इसकी अक्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस की प्राकृतिक क्या है। तो देखिए इनकी प्राकृतिक वास्तविक ठोस होते हैं और आभासीय ठोस या आभासीय ठोस होते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनको भी छोड़ देते हैं, इन दोनों को अभी बताएंगे इसी के आगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कोणों की व्यवस्था। इसी एग्जाम्पल पे हम दोनों को समझ जाएंगे। कोणों की व्यवस्था में आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। देखिए कोणों की व्यवस्था क्या होती है, इसमें लिखा हुआ दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्या होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था। अर्थात इनमें कोण क्या हो, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित, इसको मान लीजिए छोटा छोटा क्या है, कोण है, कोण है। तो देखिए इसमें एक निश्चित क्रम में क्या है, व्यवस्थित है, निश्चित क्रम में एकदम सीधा लॉन्ग रेंज। जैसे आप कभी देखे होंगे मगदल देखे हैं, कोई किसी दुकान पे जाइएगा तो देखेंगे तो मगदल होता है एकदम कितने अच्छे से ऐसे लगाया रहता है, ऐसे लगा रहता है, और उसको आप ऐसे घुमाएंगे ना तो नहीं गिरेगा। अगर आप उसको लगाते हैं तो गिर सकता है, गिरने की संभावना बहुत अधिक होगी, 80% तक होगी आप अगर उसको लगाएं। और वो कैसे लगाया रहता है, वो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में लगाया रहता है, दीर्घ परासी व्यवस्था। एक के बाद एक कैसे रखता रहता है। मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगा, बाल लेकर आऊंगा मार्केट से, तो मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगा। तो जो मगदल होता है, मुंह में पानी ना आए, उसको क्या करता है कि या दीपावली के दिन में जब मार्केट में लगा रहता है मिठाई, तो दिखेंगे तो मगदल के बाद एक मगदल ऐसे कुछ ऐसे लगा रहता है, ऐसे कुछ व्यवस्था होती है। तो इस दीर्घ परासी मतलब कि कुछ निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और अगर आप मान लीजिए किसी शादी ब्याह में गए हैं तो उसमें जो झपोली होता है, भोजपुरी में झपोली बोलते हैं, तो जो झपोली में क्या होता है, कैसे भी मिठाई को भर दिया जाता है। तो अगर आप उसको ऐसे रखेंगे तो अगर उसको प्लेट में ले जाएंगे तो हमेशा उस पर से नीचे ऊपर करता रहेगा। लेकिन
मैं एक जो दुकानदार होता है मिठाई वाला, अगर मैं उसका प्लेट को लेकर जाऊं तो ढकने की संभावना बहुत कम है और उस पर ढकने की संभावना बहुत अधिक है। मान लीजिए कि 70% 80% इसमें नहीं है। एक दुकानदार के दुकान पर ऐसे मिठाई लगा हुआ है मगदल का, तो उसको ढकने की संभावना कम है, लेकिन जो एक शादी ब्याह के अगर आप ऐसे ही रख देते हैं तो उसकी ढकने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसको कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। अर्थात देखिए इसमें कुछ दूरी तक लघु परासी। लघु परासी का मतलब आप समझिए, दीर्घ परासी था इसमें, इसमें लघु परासी था। लघु परासी का मतलब कि छोटा, देखिए कुछ यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित क्रम में क्या है व्यवस्थित, उसके बाद देखिए यहाँ पे निश्चित है, कुछ दूरी तक तो निश्चित रहेंगे। लघु मतलब छोटा, कहीं को देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या है एक निश्चित है, फिर यहाँ पे क्या हुआ अलग हो गया, तो ये कुछ दूरी तक क्या होंगे निश्चित होंगे। इसको कहते हैं लघु परासी। दीर्घ परासी की एकदम निश्चित क्रम में क्या होंगे व्यवस्थित होंगे। इसको आप समझ गए। अब देखिए पढ़ते हैं शीतलन वक्र। शीतलन वक्र किसे कहते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए शीतलन वक्र हमने जो गलनांक पढ़ा उसी को कहते हैं शीतलन वक्र। जानिए गलनांक का कथनांक क्या है, शीतलन वक्र है। अभी मैं इसको बता रहा हूं शीतलन वक्र क्या होता है। देखिए इसको भी मिटा देता हूं। देखिए शीतलन वक्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां से ग्राफ में बना रहा हूं शीतलन वक्र का गलनांक की। मान लीजिए कि अगर दाब ये क्या है उष्मा, इसको क्या मान ले, इसका गलनांक मान ले। इसको क्या मान ले, गलनांक मान। तो अगर मैं एक जो क्रिस्टलीय ठोस है, अगर मैं इसको गर्म करूं, देखिए अगर उष्मा देता हूं तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पर जब आएगी तो अगर यहाँ पे उबलना होगा तो यहाँ पर एक निश्चित हो जाएगा, उसका ताप क्या होगा निश्चित होगा। फिर अगर यहाँ से वो ठोस होना होगा तो यहाँ से क्या होगा एक ऐसे होगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ठोस। ऐसे कुछ इसमें ग्राफ पाया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें ताप क्या होता है निश्चित नहीं। आप टायर को जब गलाते हैं तो क्या धीरे धीरे आपको नरम होगा, फिर और नरम होगा और नरम होगा, तो क्या होगा एक ऐसी संरचना प्राप्त। इसी को कहते हैं क्या होता है शीतलन वक्र। गलनांक और कथनांक, अरे गलनांक और कथनांक यही है शीतलन वक्र। दोनों को आप समझ रहे हैं। क्यों मैं आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे मान लीजिए कि आप एक आयरन को लेते हैं तो उसको गलाएंगे 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर ही वो क्या करेगा गलेगा। लेकिन आप एक टायर को लेते हैं तो पहले से ही गलना स्टार्ट हो जाएगा, या मोम को भी ले सकते हैं। आगे देखिए मैंने इसको बता दिया वास्तविक ठोस होते हैं, आभासीय ठोस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा आभासीय ठोस लिख दूं तो ये क्या होते हैं आभासीय ठोस होते हैं। आभासीय ठोस का मतलब समझिए, जो ठोस जो मान लीजिए एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आप एक बाप के बेटे हैं तो उनका चाहे आप एक टीचर के अच्छे शिष्य हैं तो उनके आप बातों की क्या करेंगे मानेंगे, तभी तो टीचर आपको मानेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो लफंगा लौंडेगिरी करते हैं लौंडे, तो क्या करेंगे कि टीचर की कुछ बातों को मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन यह क्या करेगा, जो अच्छा शिष्य होगा अपने टीचर की बातों को मानेगा, गुरु का आदर करेगा, तो उसको कहते हैं एक अच्छा शिष्य, शिष्टाचारी बच्चा। तो ये क्या है शिष्टाचारी है, जो ठोस के लक्षण है उसको क्या करता है मानता है, और जो ये है ये उसके क्या करता है नहीं मानता है। इसमें सतत असतत का मतलब मैंने बताया शीतलन वक्र, इसमें क्या हुआ असतत, सतत मतलब कि एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। असतत का मतलब कि इसमें देखिए यहाँ से ऐसे एक निश्चित जो दिया गया उसी का पालन करेगा। तो इतनी बातों को आप समझ रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार इसमें थोड़ा खिचड़ी बना दिया, एक बार और इसको रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए सतत और असतत इसको आप भूलिए, और मैं आप को अब बता रहा हूँ कि इसमें क्या अंतर था। तो अंतर इतना था कि इसमें जो था कि एक निश्चित क्रम में थे, और इसमें क्या था एक सतत था, मतलब एकदम सीधी रेखा की तरफ लग रहा है, लेकिन इसमें सीधी रेखा नहीं है, ये बात है। और मैंने बताया प्राकृतिक या वास्तविक ठोस होते हैं, अर्थात कि यह अपने जो ठोसों के गुण है, जो इनकी कंडीशन है कि तुम इसी बात को मानोगे तो ठोस रहोगे, तो ये उस बात को मानता है, लेकिन अक्रिस्टलीय उस बात को नहीं मानता है। जैसे ठोसों का गुण है कि बहे ना, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होंगे बहेंगे। आपको एक एनसीईआरटी में मिलेगा चीज कि जो ठोस होते हैं जो अतिशीतित होते हैं, यह आपको मिलेगा इसमें। एनसीईआरटी का टॉपिक है अतिशीतित, मतलब कि धीरे धीरे फ्लो होना।
धीरे धीरे वो बहेगा। क्या होगा, धीरे धीरे बहेगा। जैसे आप पुरानी मकानों को देखेंगे ना, बहुत पुरानी, तो उसमें क्या होगा, जो खिड़की लगे रहेगा वो ऊपर पतला रहेगा, नीचे मोटा रहेगा। वो फिर और अधिक होगा तो उसमें क्या होगा कि वो चूना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चूना बन जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है, लेकिन जबकि ठोसों में क्या रहना चाहिए, बहने का गुण नहीं रहना चाहिए। अब इसका कोणों की प्राकृतिक कोणों की व्यवस्था ये भी हो गया। अब देखते हैं इसका उपयोग। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसका लिख देते हैं उपयोग। इसका उपयोग देखिए, हीरा जो होता है वो जो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है हीरा। इसका बहुत ही उपयोग होता है हीरा का। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हीरा है। क्रिस्टलीय ठोस का क्या सबसे अच्छा उदाहरण है, हीरा। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। और एक होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है यह घड़ी में प्रयोग किया जाता है। जो दीवार की घड़ी तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और एक घड़ी होती है जिसको आप अगर निकाल देंगे ना तो यह चलना बंद हो जाएगी। एक बहुत पुरानी जो धरती के नीचे पाई गई थी क्वार्ट्ज की घड़ी, उसको अगर आप ऐसे इस पर रखेंगे ना तो चलना स्टार्ट होगी और टाइम को कवर कर देगी। और इसमें क्या हुआ, अगर वो क्या ब्लड के हिसाब से चलता है, हृदय के हिसाब से कुछ ऐसे उसमें व्यवस्था होगा, मैं इसको नहीं जानता हूँ। आपको इसके बारे में जानना चाहिए, गूगल कर लीजिएगा क्वार्ट्ज क्या होता है। दीवार की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका शुरुआती जो इसका आप रेट है ना मार्केट में, इसका 40,000 से ऊपर है। इसका शुरुआती जो इसका आप पहला घड़ी क्वार्ट्ज की खरीदने जाएंगे तो 40,000 से नीचे कोई घड़ी इसकी मिलने वाली नहीं है। इसके बड़े बड़े इसके 5-5 1 करोड़ की इसकी घड़ी है। एक घड़ी की बात कर रहा हूँ। और देखिए इसमें सोडियम भी एक अच्छा उदाहरण है, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और क्रिस्टलीय ठोस क्या है, देखिए इसमें लघु परासी व्यवस्था का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो कण होता है, जो कण होंगे कि ये कुछ दूरी तक क्या होंगे कि रहेंगे व्यवस्थित, लेकिन फिर अगले टाइप में नहीं रहेंगे व्यवस्थित, तो इसको लघु परासी आभासीय ठोस होते हैं। अर्थात इसको मैं एक बार और थोड़ा थोड़ा बातों को बता दूं, मोटा मोटा आभासीय ठोस वे ठोस होते हैं कि जो कि ठोसों के जो गुण होता है, अर्थात जो ठोसों में गुण रहना चाहिए ये उस गुण को मांगता ही नहीं है, इसको कहते हैं क्या, आभासीय ठोस। तो जो जो ठोसों के गुण को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, आभासीय ठोस। और इसमें देखिए एग्जाम्पल में उदाहरण है रबर, टायर, ट्यूब, जूते, कांच। देखिए कांच को मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि क्या होता है, फ्लो होता है। और इसका कांच का बहुत जो लेंस होता है इसमें प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे इसमें प्रयोग है। देखिए आपको एक बात जानना चाहिए कि अधिकतर क्रिस्टलीय ठोस का प्रयोग नहीं होता है। दैनिक जीवन में सबसे अधिक अक्रिस्टलीय ठोस का प्रयोग होता है। क्रिस्टलीय ठोस का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन सबसे अधिक दाम में कौन बिकता है, क्रिस्टलीय ठोस, और सबसे सस्ता में बिकता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्यों, देखिए प्लास्टिक जो होता है क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। प्लास्टिक को आप इतना बड़ा आता है, उसको आप करेंगे जब जलाएंगे तो इतना छोटा हो जाएगा, बॉल जैसा बन जाएगा, जलने लगेगा। तो ये क्या होता है, ये बहुत इसका दैनिक जीवन में उपयोग है। तो अब इतनी बातों को समझ गए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आगे टॉपिक में और क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाँ अब याद है, जो क्रिस्टलीय ठोस को वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन। इतनी बातों को मैंने कितनी बार कहा, तो इतनी बातों को आप समझ गए। अब इसको हम मिटाकर देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया। देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण 4 प्रकार में हुआ। जो क्रिस्टलीय ठोस है, मैं अब हम लोग को अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में नहीं पढ़ना, इसको आगे क्लास में पढ़ेंगे। हम क्लास 12th में इसके बारे में दिया ही नहीं है, बस इतना ये मैक्सिमम है। अब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, अक्रिस्टलीय के बारे में नहीं पढ़ना। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार हुआ, 4 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक ठोस, आणविक ठोस, और होता है आणविक ठोस, एक होता है धात्विक ठोस, आणविक ठोस, एक होता है, छोड़िए अब मुझे इसका पूरा मालूम नहीं कौन कौन, लेकिन अभी मैं इसको बताऊंगा कौन सा होता है ना, तो उसको आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। या एक मैंने आपको इसमें बात बताया, आकृति, इनकी आकृति निश्चित होती है। ज्यामिति, जो इनमें कणों की व्यवस्था होती है क्या होती है, एक निश्चित होती है। ज्यामिति मतलब कि देखिए इसमें जो एक कण है, एक ज्यामिति है, क्या है, एक ज्यामिति है। इसमें इतना ही होगा, इसमें कुछ दूरी पर रहेंगे,
कहीं कहीं सटर रहेंगे, तो इसको कहते हैं ज्यामितीय आकृति में क्या होते हैं निश्चित होते। इतनी बातों को आप समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। हाँ, तो आप उतने समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हुआ 4 प्रकार से, अधिक हुआ लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है 4 प्रकार। पहला है हानिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, क्रम बदलता रहता है, इसे आप कैसे भी कर सकते हैं। क्रिस्टलीय पहला है और पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी ठोस और चौथा है आणविक ठोस। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं धात्विक ठोस। बस इसको मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चाहे चारों को बहुत डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इसका बहुत हमारे जीवन में प्रयोग है। देखिए इसमें आणविक ठोस। आणविक ठोस किसे कहते हैं? वे ठोस जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। मोटा मोटा सिर्फ पढ़ रहे हैं। अब आयनिक ठोस क्या होता है? वे ठोस जिसमें आयन मुक्त अवस्था में, वे ठोस जिसमें आयन उपस्थित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आयनिक ठोस छोटा छोटा। सहसंयोजी ठोस, वे ठोस जिसमें परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजी ठोस कहते हैं। अभी होते हैं आणविक ठोस। वे ठोस जिनमें अणु एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, या वे ठोस जिनमें अणु द्वारा बने रहते हैं ठोस को क्या कहते हैं? आणविक ठोस। इतनी बातों को आप समझ गए। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक और टॉपिक क्रिस्टलीय ठोस में छोड़ा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो क्रिस्टलीय हैं और अक्रिस्टलीय हैं। इसका एनसीईआरटी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में बार बार पूछता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस है और क्रिस्टलीय ठोस, जो क्रिस्टलीय ठोस है और क्रिस्टलीय ठोस है कि इनका जो मान लीजिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस है और क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस का लक्षण क्या होगा? अक्रिस्टलीय दर्शाएगा, लेकिन वो क्या रहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस रहेंगे। तो इससे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा कि ठोस अवस्था को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, लेकिन एक एनसीईआरटी और टॉपिक को रखा है जिसको हम कहते हैं बहुक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस तो हैं लेकिन अक्रिस्टलीय के क्या दिखाते हैं? लक्षण दिखाते हैं। जैसे धातु, जितनी सभी धातुएं हैं वो क्या है? ये अक्रिस्टलीय के लक्षण दिखाते हैं, लेकिन क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में धात्विक सहसंयोजी बंध, आणविक ठोस। इसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।